दे सकते हैं स्पेसिफिक। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब वन ऑफ पेमेंट्स करनी हो, जैसे कि आपने कॉलेज की फीस देनी है या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करनी है और दराज से आपने कुछ शॉपिंग कर ली, आपने उनको पेमेंट करनी हो तो उसको क्रेडिट ट्रांसफर किए जा सकते हैं, क्योंकि वो आप हर महीने तो नहीं करते ना। अगर हर महीने फिक्स अमाउंट की करते तो स्टैंडिंग ऑर्डर था, हर महीने डिफरेंट अमाउंट की करते तो डायरेक्ट डेबिट था। ये तो आप कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हो और वहां से पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसके लिए क्रेडिट ट्रांसफर यूज किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑथराइजिंग एंड मेकिंग पेमेंट्स। भाईजान जब भी कभी बिजनेस में से पैसा पे करना होता है ना, तो पेमेंट के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का कंट्रोल रखा जाता है। पहली बात ये, मैं कुछ जनरल पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। हर बंदा पेमेंट नहीं कर सकता, पेमेंट सिर्फ कर सकता है ऑथराइज बंदा। जैसे फाइनेंस में, एक कंपनी में फाइनेंस के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हर फाइनेंस का बंदा उठ के पेमेंट नहीं कर सकता। पेमेंट करने के लिए भी कुछ बंदे ऑथराइज होंगे, सिर्फ वही पेमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा, वो इनिशिएट कर सकते हैं, तो वहां पे भी एक और चीज होती है कि हर बंदा, वो जो ऑथराइज बंदा भी होता है, वो भी किसी भी अमाउंट की पेमेंट नहीं कर सकता। अब एग्जाम्पल समझो, आपने बोला कि भाई 2 लाख तक की पेमेंट जो है ना वो मिस्टर ए करेगा बिजनेस में। इसको अथॉरिटी कितनी दी हुई, 2 लाख तक की पेमेंट करने की। अगर 2 लाख से 200,000 से 500,000 की पेमेंट है, 2 से 5 लाख की पेमेंट है, तो उसके लिए मिस्टर बी इसको ऑथराइज कर सकता है, ये इनिशिएट कर सकता है पेमेंट बिजनेस में। अनदर एग्जाम्पल, अगर 5 लाख से 1 मिलियन तक की अगर कोई पेमेंट है, 10 लाख तक की, तो फिर कोई एक नहीं बल्कि 2 लोग इसको अप्रूव करेंगे। मिस्टर ए अप्रूव करेगा, मिस्टर बी अप्रूव करेगा। क्यों ये सारे चक्कर क्यों किए जाते हैं? ताकि आप कंट्रोल कर सको, कंट्रोल ओवर पेमेंट्स। अगर एक ही बंदे को ऑप्शन दे दिया कि वो हर तरह की पेमेंट कर दे, तो भाईजान फिर लोग फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। तो बीइंग अ बिजनेसमैन, आप अपने फ्रॉड के ऑप्शन को कम करने के लिए आप इस तरह की कुछ चीजें, कुछ कंट्रोल्स डेवलप करते हो बिजनेस में। सही है जी। वेट कीजिएगा, 1 मिनट, अजान हो रही है। अब पहला पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई कंट्रोल ओवर पेमेंट। देयर आर 3 मेन स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है जी? ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब जब भी कोई मिस्टर ए के पास गया, भाई मुझे 2 लाख तक की पेमेंट, लाइक 1 लाख की पेमेंट करनी है, 50,000 की पेमेंट करनी है, मिस्टर ए 2 लाख की पेमेंट को ऑथराइज कर सकता है। तो जिसको अगर 2 लाख से नीचे नीचे की पेमेंट करवानी होगी, लेनी होगी, तो उसको मिस्टर ए देगा। लेकिन मिस्टर ए भी पैसा देने से पहले, चेक देने से पहले, किसी भी तरीके से पेमेंट करने से पहले देखेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आप अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लो। आप घर गए, अब्बा को बोला अब्बा जी ये फीस देनी है, तो आपके फादर कहेंगे कि भाईजान सबसे पहले तो आप दिखाओ कि स्कूल वालों ने वाउचर दिया आपको, तो वाउचर देखेंगे। तो ये क्या आपके फादर ने किया? आपके फादर ने ऑब्टेन किया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द रीजन व्हाई द पेमेंट इज बीइंग मेड एंड द अमाउंट ऑफ द पेमेंट। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि किस मंथ की फीस है, ये कितनी अमाउंट है, कितने रुपीज देने हैं। तो सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेंगे। तो बीइंग अ बिजनेसमैन, आप भी सबसे पहले जो बंदा पेमेंट कर रहा है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेगा। फिर ऑथराइजेशन ऑफ पेमेंट, वो आपको चेक बना के देगा, ऑथराइज करेगा, विच मींस गिविंग ऑफिशियल अप्रूवल टू मेक द पेमेंट। फिर रिस्ट्रिक्टिंग द अमाउंट टू अथॉरिटी टू यूज टू एक्चुअली मेक द पेमेंट टू सर्टेन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल। जैसे हमने बात कर ली, थर्ड पॉइंट का मतलब ये, मिस्टर ए 2 लाख तक की पेमेंट का कर सकता है, मिस्टर बी 2 से 5 लाख के दरमियान की पेमेंट, और अगर 5 से 10 लाख तक की होगी तो उसके लिए 2 बंदे पेमेंट ऑथराइज करेंगे, ए एंड बी। ना अकेला ए कर सकते हैं, ना अकेला बी कर सकता है। फिर तो आपने क्या कर दिया, ये आपने ऑथराइजेशन सेट कर दी कि कौन सा बंदा कितनी कितनी अमाउंट तक की पेमेंट देख सकता है। ये पढ़ लो ऑथराइजेशन का पॉइंट क्या मतलब हुआ। ये वही बात है जो हम डिस्कस की है, मैं पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्टली आप देख लो, और इसके पॉइंट्स भी हैं, ये दो साथ में देखो क्या लिखा है। जब देख लो तो फौरन से चैट बॉक्स में लिखो। लगता है आप सारे ना सो रहे हैं या पढ़ा नहीं है अभी तक। भाई ये सारी बातें वही है जो डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से देखें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर।
जी, हो गया? अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, चेक रिक्विजिशन फॉर्म्स। A check requisition form is simply a form requesting that a check should be drawn to make a payment. Check requisition form are used when an invoice has been received. आप एक बिजनेसमैन हो, आपको आपके सप्लायर ने एक इनवॉइस भेजी। अब वो आप परचेज डिपार्टमेंट में होते हो, परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है परचेजेस करना। तो जिससे आपने परचेज की है तो वो बंदा आपको इनवॉइस भेजेगा। इनवॉइस पे पैसे आपने नहीं देने, हर बंदे का काम बिजनेस में अलग अलग होता है। आप परचेज डिपार्टमेंट में थे, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में थे, आपने परचेजेस की और जिससे आपने परचेजेस की उसने आपको इनवॉइस भेजी। कभी कभी ऐसा होता है, टैक्स रिक्विजिट फॉर्म्स आर यूज्ड व्हेन एन इनवॉइस हैज नॉट बीन रिसीव्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने परचेजेस तो कर ली लेकिन इनवॉइस रिसीव नहीं हुई, लेकिन आपने पेमेंट तो करनी है, डायरेक्टली पे कर दोगे पेमेंट तो हो जाएगी, मसला नहीं है। लेकिन फिर बाद में आप ट्रैक कैसे करोगे आपने पैसे कहाँ किस चक्कर में दिए। अगर इनवॉइस होती तो मैं उससे देखता कि भाई इनवॉइस को मैं एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखता। अब इनवॉइस तो नहीं है, इनवॉइस हैज नॉट बीन रिसीव्ड, लेकिन पेमेंट करनी है तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर उस सिचुएशन में मैं एक चेक रिक्विजिशन फॉर्म भरूंगा और उस पर लिखूंगा कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ इनवॉइस हम अपना पेमेंट ट्रैक मेंटेन करने के लिए इस फॉर्म को जब भर देंगे तो इन फ्यूचर जब कभी हमें देखना होगा कि हमने पेमेंट कब की थी तो ये इनवॉइस नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, हम चेक रिक्विजिशन फॉर्म से देख लेंगे हमने पेमेंट क्यों की थी। दीज फॉर्म हेल्प टू इंश्योर ऑथराइजेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट। तो इस तरह फिर गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है जी, चेक रिक्विजिशन फॉर्म कब भरा जाता है, जब एक इनवॉइस ना मिली हो और पेमेंट करनी हो तो उस पेमेंट को करने के लिए आप चेक रिक्विजिशन फॉर्म भरते हो। यहां तक क्लियर है बच्चा? जी यहां तक क्लियर है प्लीज? जी फजील, मतीन, वकास, मोहम्मद उमर, अब्दुल रहमान भाईजान जवाब चाहिए आपके? ठीक है जी, ठीक है, गुड हो गया, गुड हो गया। आगे बात करते हैं एक्सपेंसिस क्लेम्स फॉर्म। अब जरा ये देखो बड़ी मजे की चीज है। लॉकडाउन हो गया, ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ बिजनेस ऐसे थे जहां पे लोगों का जाना बहुत जरूरी था। तो आप हमसे ले लेना, कंपनी ने बोला बंदों को कि भाई आप अपनी गाड़ी और बाइक पे आ जाओ, जैसे आ सकते हो अपने ट्रैवलिंग करके आ जाओ और आप अपना खर्चा हमसे ले लेना। अब जो बंदे पूरा एक महीना गुजरा, फर्ज करो एक महीना गुजर गया, तो वो बंदे अब डायरेक्टली जाके कंपनी वालों को बोलेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फाइनेंस में जाके बोलेंगे कि भाई लाओ, एक बंदा बोलेगा मुझे 2,000 दे दो मेरा इतना खर्चा हुआ, दूसरा बंदा बोलेगा मुझे 5,000 दे दो मेरा इतना खर्चा हुआ। तो कंपनी डायरेक्टली उनको पैसे नहीं देगी, कंपनी सबसे पहले उनको पकड़ाएगी, ये लो भाईजान ये एक एक्सपेंस क्लेम फॉर्म है, ये भरो। वो एक्सपेंस क्लेम फॉर्म में वो अपनी डिटेल लिखेंगे कि हम ये क्यों पैसे ले रहे हैं, ये किस चीज का हमने एक्सपेंस किया, ये क्या मसला था, ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, तो अपना एक पूरा फॉर्म बना था उसको भरेंगे। वो भरने के साथ साथ वो अपना उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देंगे साथ में एम्प्लॉयज। आप फर्स्ट पर अपनी बाइक पे जाते थे, आपने फ्यूल डलवाया था बाइक में, तो आप फ्यूल की पर्चियां बनवाओगे अपने पेट्रोल पंप से जहां से भी भरवाते। तो आप हर महीने या जब जब भी आपने पेट्रोल डलवाया तो उसकी आपने स्लिप ली पेट्रोल पंप वालों से, फ्यूलिंग स्टेशन वालों से। तो फ्यूलिंग स्टेशन वालों ने जो आपको पर्ची दी वो आपने संभाल के रखनी है। क्यों? क्योंकि जब आप ये एक्सपेंस क्लेम फॉर्म भरेंगे तो इसके साथ वो पर्ची आपको अटैच करनी होगी एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब तो उस बिजनेस वाले को यकीन आएगा कि वाकई आपने खर्चे किए हैं। तो एक्सपेंसेस पेड बाय एन एम्प्लॉय फॉर विच द एम्प्लॉय वांट्स रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब पैसा वापस लेना। कैसा खर्चा जो एम्प्लॉय ने अपनी जेब से किया वो पैसा वापस लेना चाह रहा है बिजनेस से, तो उसके लिए इसको एक्सपेंस क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा। एक्सपेंसेस फॉर विच पेमेंट्स माइट बी क्लेम्ड इंक्लूड द फॉलोइंग। अच्छा, उस एक्सपेंस क्लेम फॉर्म पे क्या क्या होना जरूरी है? उसमें पहली चीज होना जरूरी है कि मनी स्पेंड बाय एम्प्लॉय ऑन बिजनेस ट्रैवल, कि किस चीज का खर्चा किया, कार सर्विस किया या मेंटेनेंस बिल्स हैं, किस चीज के खर्चे हैं ये, और पेट्रोल किस किस तरह का खर्चा उसने किया, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे होना जरूरी है। अब आप देखो, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रिसीट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे ऑथराइजिंग एंड मेकिंग पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी पेमेंट करना होती है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं पेमेंट करने के लिए। आपका किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट दैट। जब भी कभी आपने बचा पेमेंट करनी होती है तो पेमेंट करने के लिए यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, वैरायटी ऑफ मेथड्स आपके पास है टू मेक पेमेंट्स। या तो आप चेक दे दो या आप ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दो। और ऑटोमेटिक ट्रांसफर नॉर्मली किस तरह से किया जाता है? सैलरीज एंड वेजेस के लिए। एक एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देता है बैंक के जरिए, तो उसने अपने बैंक वालों को सारी एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन दी होती है, उनके अकाउंट नंबर, उनके नाम, उनकी सैलरी की अमाउंट, सब चीजें बैंक को बताई होती है। तो बैंक ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय के अकाउंट में मंथली बेसिस पे पैसे डालता रहता है। तो पेमेंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। कोई नया नया एम्प्लॉय आया है जिसका अगर बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ तो उसको चेक के थ्रू पेमेंट हो सकती है। इंटरनेट पेमेंट जो आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट्स। इंटरनेट पेमेंट मींस ऑनलाइन पेमेंट्स। कैश भी हो सकता है, कैश के थ्रू भी हम अपनी पेमेंट्स करते हैं, लेकिन एक बिजनेस के हिसाब से सोचो, जो कैश यूज किया जाता है वो स्मॉल पेमेंट्स के लिए यूज किया जाता है और स्मॉल पेमेंट्स के लिए आउट ऑफ पेटी कैश यूज किया जाता है।
और सम टाइम फॉर वेजेस, वेजेस का मतलब ये कि अगर हमने किसी बाहर से बंदे को बुला के अपनी विंडोज क्लीन करवा ली कि यार ये जरा जरा खिड़कियां साफ कर दो हमारी, या हमारा ये थोड़ा सा रिपेयर मेंटेनेंस का काम है, ये जरा कर दो, तो उसको हम चेक थोड़ी इशू करेंगे, उसको हम हार्ड कैश दे देंगे, 1000 2000 छोटी छोटी अमाउंट्स होती है। तो ये जो छोटी अमाउंट्स होती है ये आप किसके जरिए पे कर सकते हो, कैश के जरिए। फिर बैंकर्स ड्राफ्ट, और इसके अलावा स्टैंडिंग ऑर्डर, ये जो ऊपर हमने स्टैंडिंग ऑर्डर, इसके अलावा डायरेक्ट डेबिट भी होता है, और इसके अलावा एक और नाम भी ऊपर हम पढ़ के आए थे, वो लास्ट क्या था आपका, क्रेडिट ट्रांसफर। तो ये पेमेंट्स करने के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ये सारे के सारे आप यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग पेमेंट्स। जी यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें, आगे बढ़े। और ये नीचे लिखे भी हुए हैं, ये नीचे क्रेडिट कार्ड लिखा है, ये क्रेडिट कार्ड एंड कंपनी क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड। तो ये चार्ज कार्ड नॉर्मली आपको देखो, आपको कंपनी वालों ने एक फ्यूल कार्ड बना के दिया होता है, जब भी कोई बंदा जॉब वॉब पे होता है तो वहाँ पे फ्यूल कार्ड भी मिला होता है, वो जाता है सिंपली, जब भी कभी पेट्रोल पंप पे जाता है तो कंपनी ने उसको फ्यूल कार्ड दिया, वो उसको अपना कार्ड चार्ज करवाता है और पेट्रोल डलवा के निकल जाता है। तो ये क्या होता है जी, ये चार्ज कार्ड्स होते हैं कि उसके पैसे कंपनी को चार्ज हो रहे होते हैं। अच्छा आगे देखो जरा, पेमेंट बाय चेक। तो चेक्स आर वाइडली यूज, छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए कैश यूज होता है, लेकिन चेक्स आर वाइडली का मतलब बहुत ज्यादा, वाइडली का मतलब बहुत ज्यादा यूज होते हैं। Used in business to pay for supplies and other expenses. It is worth thinking briefly about advantages and disadvantages of using checks as a method of payment. जब भी कभी आप चेक के जरिए पेमेंट करते हो तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में पहला कह रहा है कि चेक्स आर कन्वीनियंट टू यूज फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट प्रोवाइडेड सफिशिएंट मनी इज इन द बैंक और द ऑथराइजेशन हैज अ लार्ज इनफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या आप बैंक चेक के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट कर दोगे, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, लेकिन चेक के जरिए पेमेंट करते वक्त आपके बैंक में पैसे होना भी जरूरी है, या ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी यूज कर सकते हैं जैसे ऊपर जिक्र किया था। दूसरा एडवांटेज क्या है, द चेक काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल क्या होता है, ये एक पूरा चेक है, तो आप देखते हो ना यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट से नजर आ रहे होते हैं, यहाँ से चेक फाड़ के हम दे देते हैं और यहाँ पे कुछ जगह होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस जगह को नाम दिया जाता है काउंटर फॉइल का। इस जगह को क्या नाम दिया जाता है जी, काउंटर फॉइल का। तो ये इसका एक फायदा ये है चेक के जरिए पेमेंट करने का कि यहाँ पे आप अमाउंट भी लिख रहे होते हो, यहाँ पे आप नेम भी लिख रहे होते हो, यहाँ पे आप डेट भी लिख रहे होते हो, तो ये चीजें लिख के काउंटर फॉइल फिल करके हमें याद रहता है कि जो हमने चेक फाड़ के किसी को दे दिया, ये हमने क्यों दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होती है। तो यानी कि एक पेमेंट रिकॉर्ड, आपके ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाता है कि हमने कहाँ पे पैसे पे किए। तो जरा पढ़ते हैं अनदर एडवांटेज। The check counterfoil and check number can be used to provide a useful method for tracing past payments whenever any inquiries arises. जब कभी भी वो हम भूल जाते हैं कि आप पैसे कहाँ दिए, चेक कहाँ दिया, तो फौरन से काउंटर फॉइल जाके देख लो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपने पेमेंट कहाँ की थी। तो ये फायदा हो गया ना चेक के जरिए पेमेंट करने का। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। दे आर कॉमनली यूज एंड वाइडली एक्सेप्टेड। नॉर्मली जितने भी बिजनेस की पेमेंट्स और रिसीट्स होती है ये चेक्स के जरिए दी और ली जा रही होती है। अब जरा जहाँ पे एक चेक के जरिए पेमेंट करने के एडवांटेजेस हैं, वहां पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। there are security problems with keeping checks safe and from theft and misuse. भाई हम अक्सर साइन बना लेते हैं ना, किसी के साइन करना सीख लेते हैं, तो चेक से पेमेंट करने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर किसी ने हमारे साइन सीख लिए तो हमारी चेक बुक में से वो साइन करके फौरन से कैश विड्रॉ कर ले, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते फिर। सही है जी, तो डिसएडवांटेज हो गया चेक का। चेक्स कैन बी अ स्लो मेथड ऑफ पेमेंट। कैसे मतलब, फर्स्ट करो वो जो हम ऊपर बात की थी क्लियरिंग सिस्टम में कि चेक क्लियर होने में अगर सेम बैंक है तो मे बी पॉसिबल उसी दिन क्लियर हो जाए, लेकिन अगर डिफरेंट बैंक अकाउंट का चेक होगा तो उसको क्लियर होने में कम से कम 24 घंटे का टाइम लगता है। सही है, एक दिन का टाइम लगता है, आज जमा कराओगे तो कल शाम तक क्लियर होगा, तो ये एक स्लो मेथड ऑफ पेमेंट भी है। एंड सप्लायर माइट इंसिस्ट ऑन अ डिफरेंट मेथड दैट इज मोर प्रॉम्प्ट एंड रिलायबल। प्रॉम्प्ट का मतलब जल्दी होता है कि आप जिसको पैसे दे रहे हो वो आपसे चाहता है यार फौरन से पेमेंट कर दो, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दो, तो वो चेक एक्सेप्ट नहीं करता। सही जी। एंड रिलायबल, रिलायबल का मतलब देखो चेक अगर दे दिए तो वो आप नहीं भी अमाउंट है तो वो बाउंस हो जाएगा, लेकिन जो स्टैंडिंग ऑर्डर जिस तरह मंथली पेमेंट होती है तो वहां पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हर महीने हो जाते हैं, वहां पे चेक्स की जरूरत नहीं होती। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब आगे जरा पढ़ो, पेमेंट बाय बैंकर्स ड्राफ्ट। ये बैंकर ड्राफ्ट क्या चीज होती है, अ सप्लायर माइट सम टाइम आस्क अ कस्टमर टू पे बाय बैंकर्स ड्राफ्ट। अब वो कस्टमर, एक बिजनेस, एक सप्लायर अपने कस्टमर को क्या कह रहा है, मुझे चेक नहीं दो, मुझे चेक की जगह तुम बैंकर ड्राफ्ट दो। अब ये बैंकर ड्राफ्ट क्या चीज है, अनलाइक कंपनी चेक्स अ बैंकर ड्राफ्ट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और कैंसिल। अच्छा मजे की बात सुनो, आपने आज मुझे चेक दे दिया ना 10 लाख का बना के, मुझे तो खुश कर दिया 10 लाख का चेक मेरे हाथ में देके, लेकिन फौरन से आपने अपने बैंक वाले को फोन किया, बोला यार ये मैंने जहरानो का एक चेक दिया 10 लाख का, ये तुम्हारे पास आए, तुम इसको पैसे नहीं देना, मना कर सकते हो अगर आपके अच्छे रिलेशन है। यानी कि चेक के जरिए जो पेमेंट आपने किया आप उसको स्टॉप कर सकते हो, या आपने बैंक वाले को बोला कि भाई मैंने चेक दे दिया, गलत अमाउंट का दे दिया है, तो अगर वो चेक आपके पास बंदा लेकर आए तो उसको कैंसिल कर देना, उस पर पेमेंट नहीं देना, मैं ये चेक कैंसिल करवाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये सारे मामला चेक के साथ तो हो सकते हैं, लेकिन बैंकर ड्राफ्ट के साथ ये काम नहीं हो सकता। बैंकर ड्राफ्ट को अदर वर्ड्स में पे ऑर्डर भी कहा जाता है। जब आपने एक दफा किसी को बैंकर ड्राफ्ट दे दिया या पे ऑर्डर दे दिया, ना तो वो कैंसिल होगा ना तो वो स्टॉप होगा, वो जिसको आपने दे दिया पैसा उसको मिल के रहेगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए चेक से भी ज्यादा एक अच्छी चीज जो होती है, चेक से भी ज्यादा जो मोर रिलायबल चीज होती है वो बैंकर ड्राफ्ट होता है, या जिसे पे ऑर्डर भी कहा जाता है।
ये जब एक दफा आपने चेक दे दिया, आप उसको तो स्टॉप या कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन एक दफा अगर आपने किसी को पे ऑर्डर दे दिया, ना तो वो कैंसिल होगा, ना तो वो स्टॉप होगा। सही है जी। अब पेमेंट बाय स्टैंडिंग ऑर्डर, पेमेंट बाय स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर तो हम पीछे भी देख कर रहे हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट माइट यूज बाय बिजनेस टू मेक का रेगुलर पेमेंट और मंथली पेमेंट ऑफ अ फिक्स अमाउंट। तो वहां पे हम बंदे का नाम बताते हैं, उसके अमाउंट बताते हैं और बताते हैं किस डेट पर ट्रांसफर करना है, तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। जरा यहाँ से यहाँ पढ़ लो, इसमें मेरे बताने की कोई चीज नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से पढ़ो सारी चीजें। पेमेंट बाय स्टैंडिंग ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, सारा जिक्र किया हुआ ऊपर। इसी तरीके से ये पेमेंट बाय डायरेक्ट डेबिट भी हम ऊपर कवर अप कर चुके हैं कि डायरेक्ट डेबिट भी एक मंथली पेमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे फिक्स अमाउंट नहीं होती, और पेमेंट लेने वाला, लाइक हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की एग्जांपल ली थी, वो सबसे पहले बिल भेजेगा हमारे बैंक वाले को, तो फिर हमारा बैंक वाला हमारे अकाउंट में से उतना बिल के अमाउंट के इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पे कर देगा। तो यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर में फिक्स अमाउंट होती है और डायरेक्ट डेबिट में फिक्स अमाउंट नहीं होती। ये भी मंथली होता है नॉर्मली, और डायरेक्ट डेबिट भी नॉर्मली मंथली होता है। ये हम सारी बातें ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। जी भाईजान आगे बढ़े। ठीक है जी, आगे देखें। रेमिटेंस एडवाइस। A remittance advice is usually sent, बस बचा थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, फिर ये हम अभी ये सिर्फ ये पेज अभी पढ़ लें। ये पेज पढ़ेंगे तो हमारा ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, फिर बाकी हम कल से जो नेक्स्ट क्लास है हमारी उससे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पढ़ना है बाकी। रेमिटेंस एडवाइस क्या होती है? इज यूजुअली सेंट विद द पेमेंट। जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो उसके साथ रेमिटेंस एडवाइस भेजते हो। इट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। अच्छा मजे की बात सुनो, आप अगर किसी से कुछ खरीद रहे हो और उसको फौरन फौरन पेमेंट नहीं कर रहे, आपने पहले कुछ खरीदा तो इनवाइस 1 आई आपकी 1000 की, फिर आपने कुछ और खरीदा तो उस बंदे ने आपको इनवाइस 2 भेजी लाइक 7500 की, फिर आपने कुछ और खरीद लिया तो आपने इनवाइस 3 उसने आपको भेज दी लाइक यहाँ पे 2500 की, फिर आपने कुछ और खरीदा तो यहाँ पे इनवाइस 4 सप्लायर ने आपको दी 4000 की। ये मिल मिला के कितना हो गया टोटल? ये 7500 और ये 2500, ये कितना हो गया? 10,000, 11,000, और ये टोटल 14,000 की टोटल आपने उसको पैसे देने हैं। अब आपने उसको टोटल 14,000 रुपए के पैसे देने हैं, लेकिन अब आपने एक ऐसा किया, एक चेक बनाया और चेक बना के यहाँ पे आपने उसको दिया भाई 7500 रुपया, या इसको ऐसा कर लेते हैं आपने उसको पे कर दिया 9,000 रुपीज। अब आपने उसे डिफरेंट टाइम पे परचेजेस की थी, लेकिन जब आप पैसा देने जा रहे हो तो आप एक चेक बना रहे हो 9,000 रुपए का। अब उस बंदे को कैसे पता चलेगा ये 9,000 किस इनवाइस के बदले में तुम भेज रहे हो? क्या ये 1000 इसमें से 7500 इसमें से कैसे भेज रहे हो आप? ये उसको तो समझ नहीं आएगा। तो ये 9,000 के चेक के साथ, ये जो 9,000 का ये जो चेक आप बना रहे हो, इस चेक के साथ आप रेमिटेंस एडवाइस भेजोगे। उस रेमिटेंस एडवाइस में लिखा होगा कि ये सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि हम ये क्यों, हम ये चेक की जो पेमेंट कर रहे हैं ये किस वजह से कर रहे हैं, वो सारा मेंशन होगा। द नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर, द नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, द कस्टमर अकाउंट नंबर, सप्लायर का अकाउंट नंबर, इनवाइस का नंबर या नंबर्स। ये 9,000 रुपए आप किस किस इनवाइस के बदले में पे कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन इस रेमिटेंस एडवाइस में होगी। आप बोलोगे यार ये मैं फर्स्ट करो, एक दे रहा हूँ इनवाइस 1 के बदले में पैसा, दूसरा दे रहा हूँ इनवाइस 2 के बदले में पैसा, ये हो गया 7,500, 8,500 हो गया। तो जो 500 रुपये इनवाइस 1 का था कितना 1000, इनवाइस 2 का था 7500, और बोला इनवाइस 3 का मैं सिर्फ तुम्हें 500 दे रहा हूँ अभी। इस तरीके से 9,000 रुपए पूरा होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दी होगी? रेमिटेंस एडवाइस में। और इन इनवाइसेस की अमाउंट और नंबर दोनों चीजें इस रेमिटेंस एडवाइस पे होंगी। इनवाइस की डेट भी मेंशन होगी कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इधर भी होगी। ये पेमेंट किस दिन कर रहे हैं ये भी लिखा होगा, और टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट कितनी 9,000 रुपए, ये सब मेंशन होगा। देयर माइट बी 2 रेमिटेंस एडवाइसेस। अब अगली चीज समझो, देयर माइट बी 2 रेमिटेंस एडवाइसेस। One remittance advice might be prepared with the supplier statement. A second remittance advice might be prepared by the customer account department and sent to supplier with the payment. तो जैसे मैं ये चेक के साथ हम ये रेमिटेंस एडवाइस भेज रहे हैं, तो ये सेकंड टाइप है। पहली रेमिटेंस एडवाइस जो हमें कस्टमर ने इनवॉइसेस दी थी उसके लेजर को मैच करने के लिए भी हम बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई? रेमिटेंस एडवाइस की बात समझ में आ गई क्या है? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। वी हैव 8 मिनट्स लेफ्ट।